तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये वो बेसिकली वो क्वेश्चन है जिसके अंदर आके आपको वो नज़र आएगी जो मैंने आपको बताया था, रिवर्स ऑर्डर में उसने लीनियर सर्च करने को कहा हुआ था। तो ये वो वाला सवाल है। अच्छा, इधर वो कहता है कि मोबाइल फ़ोन हैज़ अ टच स्क्रीन। एक मोबाइल फ़ोन है जिसकी टच स्क्रीन है। द स्क्रीन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रिड डिवाइडेड इनटू 800 रोज एंड 1280 कॉलम्स। उसकी 800 रोज हैं और 1280 कॉलम्स हैं। The grid is represented by a 2D array screen of type integer. इंटीजर टाइप की एरे है जिसके के अंदर जिसका नाम उन्होंने स्क्रीन रखा हुआ है और उसके थ्रू ये स्क्रीन रिप्रेजेंट की जा रही है। अब वो ये कहता है कि an element of an array will be set to 0 unless the user touches that part of the screen. यानी कि जब तक यूजर की स्क्रीन के किसी हिस्से को टच नहीं करेगा तब तक एरे का वो एलिमेंट सेट हुआ होगा 0 पर। अब ये सवाल इस तरह के कि जो थोड़ा सा जो है ना गौर से स्टोरी समझने की पूरी पूरी ज़रूरत है, लेकिन ऑल दो काम मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टोरी समझनी फिर भी ज़रूरी है कि जब वो स्क्रीन के ऊपर टच करेगा तो वो एलिमेंट जो है वो 1 के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, वरना तब तक वो 0 रहेगा। लेकिन एक टच के साथ मेनी एरे एलिमेंट्स आर सेट टू 1। जब एक दफ़ा टच भी करेगा तो काफ़ी सारे एरे एलिमेंट्स 1 पे सेट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट टच होगा 1 पे, काफ़ी सारे होंगे। द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ सिंप्लीफाइड टच स्क्रीन। The dark line represents a touch to the screen. All grid elements that are wholly or partially inside the outline will be set to 1. These elements are shaded. The elements shaded in the black represent the center point. मतलब ये कि जब वो टच करेगा अपनी उंगली से क्या कहते हैं, जब वो टच करेगा तो इस सर्कल में जितने भी डब्बे आ रहे होंगे वो सारे चाहे पार्शली आ रहे हैं चाहे पूरे, वो सारे 1 पे सेट हो जाएंगे। और वो जो है क्या कहते हैं उसको सेट कर क्या कहते हैं उससे सेंटर पॉइंट भी कैलकुलेट हो जाएगा। द प्रोग्राम इज नीडेड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स द रो एंड कॉलम ऑफ द सेंटर पॉइंट। यानी कि प्रोग्राम डिफाइन किया जा रहा है जो कि उस सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा है। द सेंटर पॉइंट ऑफ द डायग्राम अबव इज रो 6 कॉलम 11। रो नंबर 6 कॉलम नंबर 11 पर ये सेंटर पॉइंट मौजूद है। एज्यूम द टच एज्यूम द यूजर में टच वन एरिया एट अ टाइम। सिर्फ एक ही एरिया को एक दफ़ा में टच करेगा और स्क्रीन रोटेशन डज नॉट अफेक्ट द टच स्क्रीन। स्क्रीन रोटेशन का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ तक स्टोरी में कोई मसला या सवाल, कोई बात ना समझ आई हो? नहीं सर। अच्छा यार ये क्या इसको इशू है, एक सेकंड मुझे देना यहाँ पर। अच्छा, मैं कह रहा था यहाँ तक कोई क्वेश्चन सिनेरियो में? नहीं सर। अच्छा, अब वो पहला मॉड्यूल हमें देता है। द प्रोग्रामर has started to define the modules as shown. Set row called with 3 parameters of type integer, a row, a number of pixels to be skipped starting from first column। लेकिन सवाल आ गया। अच्छा हाँ, तो सबसे पहले एक रो नंबर देगा वो, नंबर ऑफ पिक्सल्स टू बी स्किप्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, द नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट शुड बी सेट टू 1, set the required number of pixels to 1. For example, set row 385 will give row 3 as in the diagram shown. टेस्ट डेटा जनरेट करने के लिए ये आपके पास मॉड्यूल है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि आप इस मॉड्यूल का कोड लिखें। अब देखो इस पे करेंगे क्या, ये बड़ा सिंपल सा काम है आपके लिए कि वो ये कहता है कि आपको सबसे पहले एक रो नंबर डिफाइंड होगा। रो नंबर क्या है आपके, ये आपके रोज हैं और ये आपके कॉलम्स हैं। फॉर एग्जांपल उसने कहा रो नंबर 385 will give रो 3 as in the diagram shown, कि ये आपके रो नंबर 3 के, इधर देखो ना, ये रो नंबर 3 के 8 पिक्सल्स को स्किप करेगा और फिर उसके बाद 5 पिक्सल्स को सेट कर देगा टू 1 पे। अब देखो कैसे होगा ये कि अगर इसे 3 दिया तो रो नंबर 1 2 3 पर, ये रो नंबर 3 पर कितने कॉलम्स करने हैं आपने, कॉलम्स कितने स्किप करने हैं आपने, 8 कॉलम स्किप करने हैं। तो ये हो जाएगा इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्किप हो गए। अब उसके बाद वो कहते हैं कि 5 कॉलम्स को सेट करना टू 1 पे, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से होगा। अब हमें ये 3 पैरामीटर्स तो हमें समझ आ गया कि इन 3 पैरामीटर्स का हमने करना क्या है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि हम पहले क्या करें। पहले तो हमने यहाँ पर कोई स्किप करने का तरीका देखना है और उसके बाद फिर हमने इसको 1 करने का तरीका देखना है। साथ हमने ये भी देखना है कि हम इस रो को कैसे सेलेक्ट करें। तो इसके लिए सबसे पहला आसान काम ये होता है कि जब भी कोई फंक्शन प्रोसीजर आया तो हेडर बना लेना। अभी कैमरेज के पेपर हुए थे, उसकी स्क्रिप्ट आई थी, तो मेरे एक स्टूडेंट के ऊपर मैंने ये बात पॉइंट आउट की थी कि उसने नंबर इस बात कटाए हुए थे कि उससे हेडर नहीं बनाया हुआ था प्रोसीजर का।
जब भी फंक्शन या प्रोसीजर आए सवाल में तो हेडर लाजमी बनाना है उसका। अब देखो हेडर क्या बनेगा इसका, रिटर्न लफ्ज़ कहीं नहीं लिखा हुआ, रिटर्न वैल्यू कोई नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर हेडर हम बना देते हैं, प्रोसीजर सेट रो। पैरामीटर्स उससे कितने लेने हैं, पैरामीटर्स उससे बताए थे 3 है। 3 पैरामीटर्स क्या हैं, रो नंबर, स्किप वैल्यू और वो जितनों को आपने सेट करना है। तो इधर हम रख लेते हैं रो, स्किप और सेट, ये तीनों आपके इंटीजर हैं। ये आपका हेडर बन गया। अब हम क्या करते हैं कि हमें ये बात पता है कि रो की वैल्यू तो हमें यहाँ से आई हुई है ना, रो की वैल्यू हमें यहाँ से फिक्स्ड है, जबकि कॉलम की वैल्यू जो है वो चेंज होनी है। रो की वैल्यू तो फिक्स्ड है ना 3, और रो की जो वैल्यू ये कॉलम की वैल्यूज हैं ये 1 2 3 4 5 ये चेंज होनी है। तो इधर हम क्या करते हैं कि हम अपने एक वेरिएबल रो के ऊपर इस वैल्यू को सेव कर लेते हैं। नहीं, रो वेरिएबल तो आपके पास हुआ है ना, तो ऑटोमेटिकली सेव्ड है। तो सिंपली अब हमने क्या करना है कि आप देख सकते हो कि हमें कहा गया था कि कॉलम नंबर 8 तक और फिर ये 9 10 11 12 13, देखो इसको हम लूप में किस तरह से चलाएंगे। क्या मैं इस 9 को रिप्रेजेंट कर, सॉरी, क्या अगर मैं इस 9 को चाहूँ तो मैं इसको जो आपकी स्किप प्लस 1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। सर मुझे समझ में नहीं आया, स्किप प्लस वन मतलब ये जो वैल्यू किस। जैसे वन, पहला वन सेट होना है, ये सारी चीज़ें वन सेट हम्म। होनी है ना। तो क्या मैं इस वाले पार्ट के लिए इस वैल्यू को स्किप प्लस वन, कोई भी वैल्यू हो तो उसको मैं स्किप प्लस वन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना, कि जहाँ से पहली दफ़ा वन सेट होना है। हम्म। और फिर ये वाली वैल्यू कौन सी होगी, ये वैल्यू किस तरह से जनरेट की जाएगी, ये स्किप में क्या ऐड करेंगे हम, स्किप में हम ऐड स्किप प्लस करेंगे, फाइव। हाँ प्लस फाइव। प्लस फाइव क्या था बेसिकली, जो वो जो तीसरी वैल्यू आई थी यहाँ पर, सेट, क्योंकि ये भी वेरी करेगी ना, ये सेट वैल्यू जो आई थी, ये इधर ही फाइव आया था इस केस में, वरना ये वेरी कर सकती है। तो यहाँ पे स्किप प्लस सेट। तो अब इन दो रेंजेस के लिए हम लूप लगा लेंगे और लूप लगा के हम रन कर देंगे कि हम उन वैल्यूज को स्किप कर रहे हैं, और उसके बाद जो है कि कहते हैं हम बाकी सबको वन सेट कर देंगे। कैसे, मैं इसको जो है ना एक और वैल्यूज के ऊपर भी आपको ड्राई रन उसके बाद करके दिखाता हूँ कि ये कैसे किया गया। पहले मुझे इसे करके दिखा दूंगा आपको कि इधर हम लगा लेते हैं फॉर कॉलम, कॉलम एक इंटीजर वेरिएबल है, फॉर कॉलम स्किप प्लस वन टू सेट प्लस वन। इसके लिए हमने लूप लगाया और स्क्रीन एरे को आपके जो रो तो पैरामीटर में आई थी और इसके कॉलम को हमने सेट कर दिया वन के ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट कॉलम, और बस आपका यहाँ पर जो है ख़त्म हो गया आपका प्रोसीजर। बस इतना सा काम था। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे हुआ ये। सर मुझे लेट्स समझ में जस्ट, नहीं आ रहा ये हो रहा क्या है। हाँ जी जी बताता हूँ, एक सेकेंड। मुझे आइडिया है कि नहीं समझ आया, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं जो एरेज का टॉपिक है ये पेपर टू क्या, मेरे नज़दीक पूरे कंप्यूटर साइंस के टॉपिक के सिलेबस के अंदर सबसे मुश्किल टॉपिक ये है। तो इसलिए इसका समझ आना ना आना इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल, लेकिन मैं इसको समझाऊंगा ज़रूर। एक मिनट, कोड ज़रा मैं ऊपर ले जाऊँ, पहुँच जा। किधर लिखूँ उसको, अच्छा। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। लेट्स जस्ट एज्यूम कि यहाँ पे पैरामीटर वैल्यूज हम चेंज कर लेते हैं, पैरामीटर्स वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं टू समथिंग एल्स, लाइक क्या रखें, 6 7 8 9 10 11, चलो हम चाहते हैं कि ये वाली जो चार वैल्यूज है ना ये वन पे सेट हो जाए, ये सारे चार जो है शेड हो जाए, क्योंकि उसने कहा था कि ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली टेस्ट डाटा जनरेट कर रहा है ताकि आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकें, सेट रो। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने ये चार वन पे सेट करने हैं। ये चार वन पे सेट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, इसका रो नंबर चाहिए होगा।
तो रो नंबर क्या है इसका, यहाँ पे 6 है तो ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11th रो पर आपके पास पड़ा हुआ है। तो रो नंबर पैरामीटर में क्या आ जाएगा, 11। स्किप वैल्यू कितनी है, स्किप वैल्यू देखो, स्किप वैल्यू अगर हम चेक करें तो 1 2 3 4, ये 4 स्किप हो रहे हैं। चलो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि वो सेम ना लगे इसको। कितने स्किप हो रहे हैं हमारे, 4 स्किप हो रहे हैं। और सेट कितने हो रहे हैं, 5 सेट हो रहे हैं। तो 4 11th रो पे 4 स्किप करके 5 को 1 पे सेट कर देना। अब समझ में आया कि पैरामीटर्स क्या आ रहे हैं। हम्म। कि के 11th रो पे 4 को स्किप करके 5 को 1 सेट कर देना है। यानी कि रो नंबर पे जो सी रो है उस पर स्किप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्किप करके सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 1 पर सेट कर देना है। तो अब देखो कैसे ये होगा। मुझे बताओ ये जो 4 है, ये पहला एलिमेंट ये 4 है, तो अगर हम इसको उसकी इंडेक्सिंग करें, इंडेक्सेस को देखें कॉलम्स की, कॉलम के लिए लूप चल रहा है ना, तो ये भी कॉलम है आपकी, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखो यहाँ पे बात को समझो, ये 4 कहाँ से आया है, ये 4 है आपकी स्किप वाली वैल्यू। पहला एलिमेंट जो 1 पे सेट हो रहा है वो कौन सा है, फिफ्थ। इस चीज को मैंने रिप्रेजेंट किया स्किप प्लस 1 से। स्किप +1 से सही। और आखिरी एलिमेंट कौन सा है, 9। हमें इस 9 के ऊपर नजर आ रहा है कि ये कहाँ है, ये 4 + 5 है, यानी स्किप प्लस सेट है। क्योंकि ये देखो ना, जौन सी वैल्यू होगी स्किप वैल्यू से लेकर उस पर सेट ऐड करें तो आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाती है आखिरी। तो हमने बेसिकली फिफ्थ एलिमेंट से लेकर 9th एलिमेंट तक का लूप लगाया है। 5 to 9 का लूप लग गया जिसपे कि उस स्क्रीन रो कॉलम को सेट कर दिया जा रहा है 1 के ऊपर। सर सेट तो यहाँ पे 5 है और सेट +1 तो 6 हो जाएगा। स्किप प्लस 1 है ये स्किप प्लस 1 तो नहीं सॉरी सॉरी ये 2। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। ये स्किप प्लस सेट था, इस स्किप प्लस सेट था, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये था स्किप प्लस सेट, ये था। इधर भी ये ठीक कर देता हूँ, ये स्किप प्लस सेट है, हम उसमें ऐड कर रहे हैं ना, स्किप प्लस सेट 9 बन रहा है। हम्म। अब ठीक है, थोड़ी बहुत समझ हम्म। आई है कैसे किया गया। अब तो काफी इजी लग रहा है, तो समझ में आ गया। ये सवाल जो है ना, अब देखो इसमें जितनी लंबी कहानी बना के उसे बताई भी, इतनी लंबी कहानी रिक्वायर्ड नहीं थी इस चीज़ के लिए। लेकिन ये आगे सवाल बड़े स्टैंडर्ड आएंगे आपको देखने को। अब देखो इससे दो और आपको दिए हुए मॉड्यूल्स, कितने मॉड्यूल्स तो पूछे हुए, सर्च इन रो पूछा हुआ है, अच्छा गेट सेंटर कॉलम भी दिया हुआ है। अच्छा, उससे आपको दो मॉड्यूल यहाँ पे दिए हुए, सर्च इन रो एंड सर्च इन कॉलम। सर्च इन रो वो कहता है कि टेक्स टू पैरामीटर्स ऑफ टाइप इंटीजर, इंटीजर टाइप के दो पैरामीटर्स ये लेगा, एक रो नंबर लेगा और एक स्टार्ट कॉलम लेगा। सर्च इन रो मॉड्यूल एक आपसे रो नंबर लेगा कि कौन सी रो में सर्च करना है, और कॉलम वैल्यू लेगा 1 और 1280, ये दो वैल्यूज लेगा। अब वो रिवर्स ऑर्डर में लिनियर सर्च याद रखना इधर। सर्च इज द गिवन रो फ्रॉम द स्टार्ट कॉलम आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ये पैरामीटर डिपेंड करेगा कि किस ऑर्डर में लिनियर सर्च करनी है। फॉर द फर्स्ट कॉलम दैट कंटेन्स एन एलिमेंट सेट टू 1, कब तक सर्च करना है, जब तक कि आपको पहला एलिमेंट सेट टू 1 नहीं मिल जाता। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर वो कहता है कि जी रो नंबर 6 5 4 3 को सर्च करें, 3 को सर्च करें फ्रॉम दी कॉलम नंबर 1, तो फिर आप इस ऑर्डर से लिनियर सर्च करना शुरू करोगे। कब तक, जब तक आपको पहला वन नहीं मिल जाता। पहला वन मिल गया रुक जाना है। लेकिन अगर उसे दिया हो 1280, तो फिर आप इस ऑर्डर से सर्च करना शुरू करोगे। कब तक, जब तक कि आपको इस साइड पे वन नहीं मिल जाता पहला। अब समझ में आया। यानी कि जी सर। सीधी लिनियर सर्च करनी है या उल्टी लिनियर सर्च करनी है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द पैरामीटर वैल्यू, जिसमें 1 हो या 1280 हो, वो इस बात को डिपेंड करेगा। और रो नंबर आपको बताया गया कि इस रो में सर्च करना है। यानी कि इट इज रो नंबर सर्च करने के ऊपर क्या हो रहा है, जब उसने आपको रो नंबर दे दिया तो बेसिकली ये लिनियर सर्च क्या हो गई है, वो ये लिनियर सर्च सॉर्ट ऑफ एक 1D एरे की लिनियर सर्च चल रही है, क्योंकि पूरी एरे नहीं सर्च कर रहे हो आप, बेसिकली सिर्फ उसकी एक रो सर्च कर रहे हो। तो
लेकिन ऑफ कोर्स आपको वो एरे को रेफर करते हुए रो कॉलम दोनों लिखने पड़ेंगे, लेकिन सर्च सिंगल की है। रिटर्न द कॉलम नंबर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन रो दैट इज सेट टू 1। अब इसका रिटर्न क्या करना है, इसका कॉलम नंबर रिटर्न करना है कि कौन से वाले कॉलम में हमें वैल्यू सेट हुई मिली थी 1 पर। जिस तरह से यहाँ पर अगर हम कह सकते हैं कि हमें जी कॉलम नंबर 9 पे मिली, एंड इधर हम कह लें कि कॉलम नंबर 12 पे मिली, तो अगर इस केस में है तो फिर आप 12 रिटर्न करोगे, और इस केस में है तो करोगे। बट अगर रो नंबर 2 की बात की जाती तो रो नंबर 2 में तो कोई भी 1 नहीं है ना, पूरी की पूरी अरे सर्च कर लो, 1 आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस केस में आपने क्या रिटर्न कर देना है, इस केस में उसने कहा है कि -1 रिटर्न कर देना है इफ नो एलिमेंट इज सेट टू 1। मुनासिब लग रहा है काम कुछ? हम्म। लिख ले कोड को। हाँ स्टार्ट करते सर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि, अच्छा उससे दोबारा से यहाँ नीचे भी ले आया वो, खैर। उसके बाद वो कहता है कि आप सर्च एंड रो मॉड्यूल यहाँ पे लिखें। तो सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि इससे वैल्यू रिटर्न करनी है, तो रिटर्न की जैसे ये है फंक्शन, फंक्शन सर्च इन रो, पैरामीटर ले रहा है ये आपका रो नंबर, कॉमा कौन सा ले रहा है, ये आपका स्टार्ट कॉलम ले रहा है, स्टार्ट, सॉरी ये इसके वो डाटा टाइप दोनों की क्या होगी, इंटीजर होगी। रिटर्न्स इंटीजर, ये आपको इंटीजर यहाँ पे रिटर्न करेगा। अच्छा, अब क्या होगा कि सबसे पहले हमने, क्योंकि लिनियर सर्च है तो इसमें आप क्या करते हो कि फाउंड को सेट कर देते हो फॉल्स पे, कि अभी तक हमें नहीं मिला। उसके बाद आप क्या करोगे कि या तो आप इसमें दो किस्म के दो लीनियर सर्च लिख लो, एक आप सीधे ऑर्डर के लिए लिख लो, आप रिकॉर्ड ऑर्डर के लिए लिख लो, वरना उसको करने का एक और तरीका भी है। वो ये कि आप उसकी स्टेप वैल्यू खुद से डिफाइन कर लो कि स्टार्ट कॉलम और एंड कॉलम क्या होंगे। मैं इस बात में ये रेफर करूंगा कि आप आसानी से ये कर सकते हो कि अ, कि इसमें जो है क्या कहते हैं, आप दो दफ़ा लीनियर सर्च लिख लो, क्योंकि वो थ्योरेटिकली काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए करना। ऑल्दो इसको करने का और भी तरीका है, लेकिन वो मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो उलझ जाओगे आप। उसके लिए क्या कर सकते हो कि आप इधर कंडीशन लगा लो कि इफ़ स्टार्ट कॉलम, यानी मतलब जो स्टार्ट है, स्टार्ट वैल्यू जो आपको दी गई है, स्टार्ट इज इक्वल टू 1, देन, कि अगर स्टार्ट जो है वो 1 की इक्वल है, देन आप क्या करोगे, आप सीधे वाली लीनियर सर्च लिखोगे। इधर लीनियर सर्च क्या लिखी जाएगी, वाइल इधर वेरिएबल ले लेते हैं हम अपने पास, दिस कॉलम इज नॉट इक्वल टू, अच्छा नहीं 1280 को भी चेक करना होगा ना, वाइल दिस कॉलम इज लेस देन और इक्वल टू 1280 एंड फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। जब तक आपका फाउंड फॉल्स की इक्वल है और आपका ये है, तो आप क्या करोगे इधर कि आप यहाँ पे लगाओगे। वैसे तो आप इसको फॉर लूप के साथ भी कर सकते हो, नहीं फॉर लूप के साथ फिर आप उल्टा नहीं चला सकोगे ना। ये अब देखो सीधे ऑर्डर में लीनियर सर्च करनी थी, इधर आप चेक करोगे कि इफ स्क्रीन रो, ये रो वो वाली जो पैरामीटर में आई है, दिस कॉलम इज इक्वल टू 1, देन क्या करोगे आप, सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है कि आप अपने फाउंड स्टेटस को कर दोगे ट्रू, यानी कि जो फाउंड है वो आपको हो गया जाएगा ट्रू, और आप अपनी दिस कॉलम की वैल्यू रिटर्न कर दोगे जैसा कि उसने कहा था। इधर आ जाएगा रिटर्न दिस कॉलम, कॉलम रिटर्न कर दिया। इधर आपके पास आ गया एंड इफ, नहीं एल्स आएगा पहले, क्योंकि आपने इंक्रीमेंट भी तो करना है ना उसे। एल्स अगर वो उसकी इक्वल नहीं है, वो पैरामीटर वैलिडेशन हमें चाहिए या नहीं चाहिए होगी इसमें? नहीं इधर नहीं चाहिए, अगर कही होगी तो सिर्फ तभी वो कहेगा। इधर ये बात एज्यूम्ड है कि उसने दी ही सिर्फ ये है।
सही। दिस कॉलम को हम इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1 ताकि अगला कॉलम चेक हो। ये वाला एंड इफ हो गया और ये हो गया एंड वाइल। अच्छा, ये भी आपकी एक लीनियर सर्च हुई है। ये लीनियर सर्च आपको क्या कर रही है कि एक सेकेंड, अच्छा अब इधर ही वो क्या क्या कहता है वो करने का कि अब आपने उल्टे ऑर्डर में सर्च करनी होगी कि अगर वो 1280 है तो उसके लिए आप क्या करोगे, उधर आप एल्स पार्ट में आ जाओगे, यानी कि एल्स पार्ट में आप क्या करोगे कि यानी कि आपने उल्टा चलाना है, तो इधर आ जाएगा वाइल दिस कॉलम, नहीं इसको इनिशियल वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी ना, अगर ये इक्वल टू 1 है तो फिर आपको इधर इनिशियल वैल्यू भी देनी पड़ेगी। इनिशियल वैल्यू किस तरह से देंगे, क्योंकि दिस कॉलम ने शुरू की तरफ से होना है, ये तो डिफाइन करना ज़रूरी है ना। एक स्टार्ट 1 है तो देन आप अपने दिस कॉलम को सेट कर देंगे 1 पर और उसके बाद 1 कॉलम से लेकर शुरू करेंगे। अच्छा, एल्स आप क्या करोगे, दिस कॉलम को सेट करोगे 1280 पे, और इधर फिर उसके बाद लगेगा वाइल दिस कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। अब हमने यहाँ पे कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन के लिए तो आपके पास यही स्टेटमेंट यूज़ की जाएगी, ये इफ एल्स तक तो सिंपली आप जो हो यही वाला पार्ट दोबारा से यूज़ करोगे सारा का सारा। सवाल ये है कि आपने इस दफ़ा कॉलम की वैल्यू को डेक्रीमेंट करना है, तो इसको डुप्लीकेट करके नीचे ले जाते हैं, तो जगह ही नहीं बची। ठीक है, ये खैर यहाँ पे आ गया। अगर ये इसकी इक्वल है तो आप फाउंड को कर दोगे ट्रू, रिटर्न कर दोगे दिस कॉलम, वरना आप कॉलम को डेक्रीमेंट करोगे। ये एंड वाइल के बाद आपका ये जो बड़ा वाला इफ चल रहा था ये भी आपका एंड इफ हो जाएगा। अच्छा, उसने कहा था कि अगर नहीं मिल रहा आपको तो आपने क्या करना है, -1 रिटर्न करना है। तो सिंपल बात ये कि अगर ये दोनों कोड्स पूरे के पूरे चल गए और आपको वैल्यू नहीं मिली तो सिंपली आप क्या करोगे कि आप इधर यहाँ पे लिख दोगे रिटर्न -1, क्योंकि अगर वैल्यू मिल गई होगी तो आपको पता है कि वैल्यू रिटर्न करने के बाद कोड बंद हो जाता है, लेकिन अगर नहीं मिली तो इसका मतलब कोड चल रहा है अभी तक, तो इसका मतलब वैल्यू नहीं मिली तो आप रिटर्न कर दोगे -1 और उसके बाद आपका एंड फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे। ये समझ आया आपको? हाँ सर। अच्छा, उसके बाद उसने आपको कहा हुआ है कि जनरेट सेंटर कॉलम called with a row number as an integer uses search in row to find the first and last column in the given row which has an array element set to 1, return the index of the column midway between the first and the last column, return -1 if no element set to 1। ये सारी चीज़ें जो है ना, चलो खैर लिख ही रहे हैं, कोई नहीं। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगले पार्ट में आपने क्या करना है कि रो नंबर आपको दिया जाएगा पैरामीटर में, मॉड्यूल के गेट सेंटर कॉलम, जिससे कि हमने सेंटर कॉलम निकालना होगा। वही कहते हैं कि यूजेस सर्च एंड रो टू फाइंड द फर्स्ट एंड द लास्ट कॉलम इन द गिवन रो व्हिच हैज एन एरे एलिमेंट सेट टू 1। फर्स्ट एंड द लास्ट कॉलम, इसका मतलब क्या है कि एक दफ़ा आप सीधे ऑर्डर में सर्च बुलवाएंगे और एक दफ़ा उल्टे ऑर्डर में सर्च बुलवा कर फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम आप निकाल लेंगे, जो कि मैंने इधर आपको किधर क्या डायग्राम ये करके दिखाई थी कि एक ये 9 और एक ये 12, ये दोनों मंगवाएंगे आप। ये दोनों मंगवाने के बाद वो कहता है रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द कॉलम मिडवे बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट कॉलम। मिडवे वैल्यू कैसे निकालते हो आप, मिडवे वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कि आप बेसिकली फर्स्ट कॉलम प्लस लास्ट कॉलम डिवाइडेड बाय 2 कर लोगे, डेसिमल वैल्यू आती है तो उसके लिए आप इंट लगा दोगे उसको, ताकि वो डेसिमल में ना रहे और आपको एक मिडवे कॉलम मिल जाए, जिसका मिड वैल्यू को तरीका होता है मैथ में, जिसका मिड वैल्यू देते हैं हम। रिटर्न -1 इफ नो एलिमेंट सेट टू 1। अगर आपका सर्च इन रो दोनों केसेस में -1 रिटर्न कर देता है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट 1 पे नहीं सेट हुआ था, तो उस केस में आप जो हो कोई भी इनको रिस्पॉन्स नहीं दोगे। ठीक हो गया?
हम्म। समझ आया ये किस तरह से हो रहा जी सर। है? अच्छा, अब इसको लिख लेते हैं कि ये आपके पास है फंक्शन गेट सेंटर कॉलम, पैरामीटर में क्या ले रहा है, रो नंबर, रो इंटीजर, रिटर्न इंटीजर। अब हम क्या करते हैं कि हम दो वेरिएबल्स में बुला लेते हैं आपके पास, पहले स्टार्ट कॉलम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सर -1 तो रियल में नहीं आता। नहीं, -1 इंटीजर ही है। सॉरी सॉरी। रियल में वो सिर्फ वैल्यूज आएंगी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा हुआ होगा। अगर सही डेसिमल सही। पॉइंट नहीं है तो वो आपका वो है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वो कहता है स्टार्ट कॉलम में हम कॉल करते हैं सर्च इन रो, रो कॉमा, अच्छा पहले हमने सीधे ऑर्डर में सर्च करनी है तो हमने रो कॉमा 1 कॉल कर लिया। अगर हमारे पास स्टार्ट कॉलम की वैल्यू -1 आ जाती है तो हमने क्या रिटर्न करना है, हाँ अगर इसकी वैल्यू -1 आ जाती है तो ऑटोमेटिकली ए स्टार्ट कॉलम इज इक्वल टू -1, देन हम सेंटर कॉलम को भी, सेंटर कॉलम को भी -1 सेट कर देंगे। एल्स अगर वो -1 नहीं है तो फिर हम दूसरे को भी कॉल कर लेते हैं। अब दूसरे को कॉल कर लेते हैं, यहाँ पर हम एंड कॉलम को कर लेते हैं। एंड कॉलम, एंड कॉलम किस तरह से निकालना था, सर्च इन रो, रो कॉमा 1280, इससे हमारे पास एंड कॉलम आ गया। सेंटर कॉलम किस तरह से बनेगा आपका, सेंटर कॉलम बनेगा आपका, आप स्टार्ट कॉलम प्लस एंड कॉलम, आप इसको लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम भी कह सकते हो तो उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 2 और इसके ऊपर इंट लगा लेंगे, इससे हमारे पास इसका टीचर पार्ट आ जाएगा। वैसे तो उसके ऊपर ब्रैकेट लगता है, आप ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 किया और उसके ऊपर इंट लगा दिया, हमारे पास इंटीजर वैल्यू आ गई क्योंकि डेसिमल वैल्यू हमने रिटर्न नहीं करनी, उसने इंटीजर मांगा है, इंडेक्स मांगी है ना, इंडेक्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, इंटीजर डेसिमल, सॉरी इंडेक्स जो है वो डेसिमल नहीं हो सकती। आपके पास ये हो जाएगा कि कहते हैं एंड इफ, एंड इफ के पास यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न सेंटर कॉलम और एंड प्रोसीजर, एंड फंक्शन सॉरी, ठीक हो गया। ओहो किधर गया ये 6 नंबर का था, इसमें कोई कंफ्यूजन या सवाल आपका? नहीं सर। अच्छा, सारा समझ आया? हाँ समझ में तो आ गया। सारी सिचुएशन जो उसने मुश्किल करवाई है, एक तो वो इधर थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था कि ये कैलकुलेट किस तरह से करोगे, लेकिन आपको याद होगा कि जो वो जो हम्म। रैंडम वाला फंक्शन हमने किया था उसमें भी हमने इसी तरह से किया था ना, वो जो रैंडम वाला रैंडम फंक्शन, हाँ हाँ हाँ। जो रैंडम, हाँ उसमें हम हाँ कैसे हाँ हाँ। ऐड करके एडजस्ट करते थे। इसके फिर अंदर आपको हमें याद, इंक्लूड या नॉन इंक्लूड करना था। जी, फिर मैंने आपको सवाल कराया था जिसके अंदर कि वो 142 की एग्जांपल दी हुई थी और उसने कहा था कि लास्ट तो जिसके 6 हों उसमें से आपने आउटपुट कराना है, तो उसकी रेंज भी इसी तरह लगाई थी हमने। हम्म। तो वो चीज़ें जो है ना जो बेसिक प्रोग्रामिंग की है वो लाजमी अपनी याद रखनी है इसके लिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये जो रिवर्स ऑर्डर लेनी है सर्च थी, जिसको ये नहीं आती होगी उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है, वरना ये दो एफ लग रहे हैं, एक बड़े वाले एफ के अंदर जो है दोनों केसेस चल रहे हैं बस, इसमें भी कुछ नहीं था। एंड जहाँ तक इसकी बात है तो इसके लिए भी मॉड्यूल काफ़ी तक डिफाइंड है, सिर्फ ये वाली चीज़ है जो कि स्टूडेंट को आनी चाहिए कि इंडेक्स जो होती है वो इंटीजर होती है, वो इस तरह से कैलकुलेट होगी, और कोई रॉकेट साइंस ही नहीं थी पूरे सवाल में। लेकिन इसके ऊपर एग्जामिनर ने खास तौर पर स्टेट किया है कि मेजोरिटी स्टूडेंट इस सवाल को अटैम्प्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती, और जिसकी प्रैक्टिस भी होती है अक्सर स्टूडेंट के पीछे से कॉन्सेप्ट ही वीक होता है जिस वजह से उनसे नहीं हो पाता। तो इसलिए इन चीज़ों की प्रैक्टिस जो मैं क्लास में कराऊंगा, खासतौर पर एरेज के क्वेश्चन वो आपने लाजमी प्रैक्टिस करने हैं दोबारा से। अच्छा,
अब इसी के बारे में जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 भी आता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सिनेरियो है ना वो मेनली सिंपल, अभी यहाँ तो सारा सिनेरियो सेम चल रहा है, इधर से आके चेंज किया है। द प्रोग्रामर हैज डिसाइडेड टू यूज ग्लोबल वैल्यूज सेंटर रो एंड सेंटर कॉलम एज कोऑर्डिनेट वैल्यूज ऑफ द सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट के लिए आपके पास सेंटर रो और सेंटर कॉलम जो है दो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स जिसमें से आपके पास x और y होते हैं, तो उसने उस तरह से किया हुआ है कि सेंटर रो और सेंटर कॉलम आपके दो कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ द सेंटर पॉइंट। द प्रोग्रामर हैज स्टार्टेड टू डिफाइन द प्रोग्राम मॉड्यूल्स एज फॉलोज। बाकी सारा ऊपर स्ट्रक्चर सेम है, वही 800 रोज 1200 कॉलम्स 2D अरे। टच होगा तो मेनी एलिमेंट्स सेट टू 1, वरना सेट हुए होंगे वो 0 पर। सेम स्ट्रक्चर। अब आपके पास ये चार हैं मॉड्यूल्स। इन चार मॉड्यूल्स में वो आपसे कहता है कि आपके पास फर्स्ट रो सेट searches for the first row that has an element set to 1, returns the index of the row, for 1 is the first row, return -1 if there are no elements set to 1. अब फर्स्ट रो सेट क्या करेगा? फर्स्ट रो सेट एक 2D एरे के ऊपर लीनियर सर्च चला रहा है, जिससे टर्मिनेट तब होना है जब आपको पहला एलिमेंट सेट टू 1 मिल जाए। फर्स्ट रो सेट इस तरह से चलेगा कि ये आया इधर, पहले ये वाली रो सेट हुई, चेक हुई, इस रो में कुछ नहीं मिला, फिर इसको चेक किया, इसमें भी कुछ नहीं मिला, फिर इधर आया तो जैसे ही वो इधर पहुंचेगा इसको ये पहली वैल्यू सेट हुई हुई 1 पर मिल गई। तो फर्स्ट रो सेट क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न द इंडेक्स ऑफ दैट रो। रो इंडेक्स सेट रिटर्न कर देगा 3। और अगर ये सारी एरे सर्च कर देता है और कोई भी टच नहीं मिलता इसको तो इसने -1 रिटर्न कर देना। इसमें कोई सवाल आपका? नोप। अच्छा, सिनेरियो क्या होगा कि हमारे पास एक 2D एरे की कंडीशनल लीनियर सर्च लगेगी। फॉर लूप के साथ नहीं हम लगा सकते, इसको हमें वाइल लूप के साथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक कंडीशन है कि इसने रुक जाना है ऐसा इसको मिल जाए। तो इधर क्या किया जाएगा कि अच्छा ये बाकी सारे मॉड्यूल जो है ना सेम सिनेरियो है, तो ये लास्ट रो सेट फर्स्ट कॉलम सेट और लास्ट कॉलम सेट के लिए, लेकिन लिखने को सिर्फ ये आया हुआ है अभी, तो इसलिए सिर्फ इसको लिखते हैं हम, उसके बाद पढ़ते हैं बाकी भी। तो इधर आपके पास आ जाएगा फंक्शन, ये देखो ना इससे लिखा है राइट एफिशिएंट सूडो कोड फॉर द मॉड्यूल। एफिशिएंट के तौर पर मैंने क्या बताया था कि इसके पर कंडीशनल लूप लगेगा, कंडीशनल लूप लगेगा एंड द कंडीशन विल टर्मिनेट द प्रोग्राम एज सून आपको वो वैल्यू मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम कंडीशनल लूप लगाएंगे, इधर आ जाएगा आपके पास फंक्शन फर्स्ट रो सेट, और ये पैरामीटर तो कोई नहीं ले रहा था, और ये रिटर्न करेगा आपको, रिटर्न क्या कर रहा है? इंटीजर। उसके बाद सबसे पहले हम रो को सेट कर देते हैं 1 पर, क्योंकि फर्स्ट रो से हम सर्च करना शुरू करेंगे, एंड फाउंड को सेट कर देते हैं फॉल्स पर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर पहले रो के लिए लूप लगाऊंगा, वाइल रो इज लेस देन और इक्वल टू 800, क्योंकि हमने रो बाय रो सर्च करना है ना, तो पहले रो के लिए लूप लगेगा जिसके अंदर उसका हर कॉलम चेक होगा, फिर अगली रो पे जाएगा, फिर उसका हर कॉलम चेक होगा। इसके लिए रो का लूप बाहर लगेगा, कॉलम का लूप अंदर लगेगा। रो इज लेस देन इक्वल टू 800 एंड फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। इस लूप में हर दफा क्या किया जाएगा? कॉलम को सेट किया जाएगा 1 पर, ताकि हर एक रो के लिए, क्योंकि देखो ना ये भी यही बात थी, जब हम इधर पहुंचे थे तो कॉलम की वैल्यू क्या हो गई होगी? 1 to 80। तो जब अगले रो पे इंक्रीमेंट किया तो वापस कॉलम की वैल्यू भी तो 1 लानी है ना, जिस वजह से हर दफा कॉलम की वैल्यू यहाँ पे 1 सेट होगी। उसके बाद कॉलम के लिए लूप लगेगा, वाइल कॉलम इज लेस देन इक्वल टू 1 to 80, एंड इधर भी क्या हो जाएगा? एंड फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। अच्छा, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स सेट करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि स्क्रीन का एलिमेंट 1 तो नहीं सेट हुआ हुआ। इफ स्क्रीन रो कॉलम इज इक्वल टू 1, देन क्या होगा? देन आप यहाँ पर फाउंड को सेट कर दोगे ट्रू पर, ये हो जाएगा आपका एंड इफ।
उसके बाद जो है कि कहते हैं आपके पास यहाँ पे कॉलम इंक्रीमेंट करेगा बाय 1। देखो ना कि जैसे फाउंड ट्रू हो जाएगा तो ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगा, लूप रुक जाएगा। अगर नहीं होता तो ऑटोमेटिकली कॉलम इंक्रीमेंट करेगा। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एंड वाइल। उसके बाद जो है कि कहते हैं इस एंड वाइल के नीचे आप रो को इंक्रीमेंट करोगे। उसके बाद जो है कि कहते हैं ये वाला चीज़ एंड वाइल हो जाएगी आपकी। ये एंड वाइल होने के बाद आप जो हो अब आपने रिटर्न क्या करना है, आपने रिटर्न करनी थी इसकी क्या, किधर वैल्यू किधर स्टोर हुई हुई है, नहीं रिटर्न क्या करना था हमने, रो की वैल्यू से रिटर्न करनी थी ना। हाँ तो वो रो रो वेरिएबल इंडेक्स। की हाँ रो की वैल्यू अपने रिटर्न करनी थी। तो आप क्या करोगे कि फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू के नीचे हम लिख देंगे जी आउटपुट या रिटर्न। जी इफ अच्छा इसमें क्या सिनेरियो है कि उसने कहा हुआ है फर्स्ट अरे वन इज द फर्स्ट रो। अच्छा ठीक है, तो इधर आ जाएगा कि इफ फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। अगर फाउंड जो है आपका फॉल्स है देन आप क्या करोगे, देन आप यहाँ पे रिटर्न कर दोगे -1। एल्स आप क्या रिटर्न करोगे, आप यहाँ पे रिटर्न कर दोगे जो रो की वैल्यू थी, रिटर्न रो। ये हो गया यहाँ पे एंड इफ, और यहाँ पर आ गया आपके पास एंड फंक्शन। अब देखो इसको गौर से देखो, इसमें जितना ये खौफनाक इसने बनाया हुआ है सिनेरियो को, सिर्फ कंडीशनल लूप के साथ 2D एरे की लीनियर सर्च चाहिए। वही चीज़ जो कंडीशनल लूप से मैंने आपको पढ़ाए हुए, मैंने आपको रिवर्स ऑर्डर लीनियर सर्च भी पढ़ाई हुई है, और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि ये क्या कहते हैं लीनियर सर्च भी बताई हुई थी। द ओनली थिंग वॉज कि आपने यहाँ पर कंडीशनल लूप के साथ लीनियर सर्च करनी थी, ना कि आपने फॉर लूप के साथ करो। अगर आप फॉर लूप के साथ भी करते हो, अगर आप फॉर लूप के साथ भी करते हो तो आपको पता है कि इन ये टोटल मार्क्स थे 7 है, 5 नंबर आपको फिर भी मिलेंगे। सिर्फ ये दो कंडीशन जो है क्योंकि ब्रेक होंगी कि ये दो वाइल की बजाय फॉर लूप लगे थे। अगर फॉर लूप के साथ भी सक्सेसफुल पूरा काम करते हो, सवाई ये कि आपने नहीं किया। अच्छा उस पर भी केस ये है कि अगर आप डायरेक्टली इधर रिटर्न कर दो, अगर रिटर्न वैल्यू इधर आप डायरेक्टली लिखते हो तब भी कोड एफिशिएंट होता है आपका। उसकी वजह ये है कि जैसी वैल्यू रिटर्न हो जाती है उसके बाद आपका कोड एंड हो जाता है। तो आप वो चीज़ उसके साथ भी कर सकते थे, बट कंडीशनल लूप के साथ हमने कर ली। दोनों सूरतों में आपको वर्स्ट केस भी 5 नंबर आपको मिलेंगे, वरना ये जो सिनेरियो है इसमें भी क्या था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल आया था। तो इसलिए इस सवाल को जब आप ऐसा से ड्रॉ करके समझते हो ना डायग्राम के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि एरेज में सवाल लीनियर सर्च और बबल सॉर्ट के, वो आपसे कुछ भी और नहीं पूछेगा कभी। एरेज में ये दो सवाल आते हैं, लीनियर सर्च बबल सॉर्ट, लीनियर सर्च बबल सॉर्ट। उसके अलावा उससे आपको कुछ खास चीज़ उसने इसमें से देनी नहीं है। सही। सर अभी तो तुमने सिर्फ लीनियर सर्च वाले करे, बबल सॉर्ट हाँ वाले नहीं है। वो आप आएगा ही है। बबल सॉर्ट वाला पहले क्लास में किया तो था क्वेश्चन नंबर 2, वो तो हर सिनेरियो में सेम है। आए आज तक उसके 2 या 3 सवाल आए हैं टोटल। तो मुझे लगा मैंने आपको असाइनमेंट में दे दी थी वो। सर मुझे असाइनमेंट सर आपने कुछ भी नहीं दिया था पिछले से। यार मेरी मत मारी हुई है, पता नहीं क्या हो गया मुझे। मैंने भी कुछ बोला नहीं। हाँ तो आप उससे ज़्यादा बड़े अच्छे जाते हैं ना, तो दूंगा अब असाइनमेंट में। अच्छा उसके बाद आ जाता है डिस्क्राइब अ फीचर ऑफ योर सॉल्यूशन पार्ट ए दैट इंडिकेट्स द सूडोकोड रिप्रेजेंट्स एन एफिशिएंट एल्गोरिथम। ये एफिशिएंट एल्गोरिथम क्या कर रहा है कि बेसिकली इस पे एक फ्लैग कंडीशन लगी हुई है, एज सून आपको एलिमेंट विद वैल्यू 1 मिल जाता है तो द लूप टर्मिनेट्स। अ फ्लैग कंडीशन इज सेट as soon as the value set to 1 is found, the loop terminates. The programmer decides to produce a single search module find set which will be able to perform each of the individual searches performed by the first 4 modules in the table.
Outline the changes needed to convert one of the existing modules into a single module. वो ये कह रहा है कि आपके पास क्या होगा, ये फाइंड सेट मॉड्यूल होगा जो कि बाकी के 4 आपके मंगवाएगा। उन चारों का काम जो है, ये इन चारों का काम फर्स्ट रो सेट, लास्ट रो सेट, फर्स्ट कॉलम सेट, लास्ट कॉलम सेट मंगवाएगा। और इसको वो कहता है कि आपके पास जो है एक ऐसा मॉड्यूल होगा जो कि ये चारों का काम करेगा और उसकी आपको कहता है कि इसकी चेंजेस बताएं। देखो सबसे पहले चेंज क्या होगा कि ये चारों के चारों मॉड्यूल्स का जो एल्गोरिथम है ये फाइंड सेट के मॉड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा। द एल्गोरिथम ऑफ द 4 original modules will be added to the module find set। उसके बाद क्या होगा कि the new module will then store and return, यानी या तो स्टोर कर ले फोर वैल्यूज ऑफ इंडेक्सेस कि 4 इंडेक्सेस रिटर्न करनी होंगी ना, क्योंकि देखो फर्स्ट रो सेट कुछ और है, ये आपका फर्स्ट रो सेट है और ये आपका लास्ट रो सेट है। सॉरी, ये लास्ट रो सेट नहीं है, ये आपका फर्स्ट रो सेट आया और फिर लास्ट रो सेट किधर से आएगा, हाँ ये लास्ट रो सेट की वैल्यू आएगी ना, ये फिर फर्स्ट कॉलम सेट के ऊपर ये वैल्यू आएगी एंड लास्ट कॉलम सेट के ऊपर ये वैल्यू आएगी। तो ये 4 इंडेक्सेस जो है ना इसने रिटर्न करनी है आपको, कि आपको एक ऐसे रो की आइडेंटिफिकेशन आए, इसकी आए, इसकी आए एंड फिर इसकी भी आए। अच्छा, तो इसके लिए उसने 4 वैल्यू स्टोर करके 4 वैल्यूज रिटर्न करनी होंगी। 4 वैल्यूज वो कैसे रिटर्न करेगा, कैसे स्टोर करेगा, कैसे ओरिजिनल मॉड्यूल इसमें डाले जाएंगे, वो आपका कंसर्न नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ चेंजेस आउटलाइन करने थे। ये आंसर इसलिए मोर देन एनफ है। समझ में आ गई बात? अच्छा, उसके बाद कहता है डिस्क्राइब वन पॉसिबल एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज फॉर कंबाइनिंग द 4 सर्चेज इनटू अ सिंगल मॉड्यूल। एडवांटेज क्या हो रहा है आपका कि आपके पास जो है कहते हैं लेस रेपिटेशन ऑफ कोड है, क्योंकि एक ही मॉड्यूल जो है वो सारा काम कर रहा है। तो इधर आप कह सकते हैं कि लेस रेपिटेशन ऑफ कोड, एक ही मॉड्यूल है जो कि आपके सारे काम करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि अ सिंगल मॉड्यूल इज मोर कॉम्प्लेक्स टू डिबग, सिंगल मॉड्यूल is more complex to code and debug। ठीक हो गया? उसके जी बाद वो सर। कहता है कि एन एडिशनल मॉड्यूल गेट सेंटर इज डिफाइंड एज फॉलोज। ये गेट सेंटर तकरीबन उसी तरह का है, लेकिन अब ये गेट सेंटर क्या कर रहा है, ये गेट सेंटर उन 4 मॉड्यूल्स को कॉल कर रहा है। कोऑर्डिनेट सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करेगा फर्स्ट रो सेट, लास्ट रो सेट, फर्स्ट कॉलम सेट, लास्ट कॉलम सेट, सबको कॉल करके ये आपके 4 वैल्यूज निकालेगा। असाइन वैल्यूज टू सेंटर कॉलम एंड सेंटर रो, सेंटर कॉलम और सेंटर रो को 2 वैल्यू असाइन करेगा और सेंटर रो को -1 पे सेट कर देगा इफ नो टच इज फाउंड। राइट सूडो कोड फॉर द मॉड्यूल गेट सेंटर। रिटर्न कुछ नहीं करा तो प्रोसीजर है हमारे पास, सिंपली इसका प्रोसीजर का हेडर दे दिया जाता है। प्रोसीजर गेट सेंटर, उसके बाद जो है कहते हैं आप स्टार्ट रो पे सेट करेंगे, स्टार्ट रो पर, स्टार्ट रो इसको आप सेंड कर फर्स्ट रो सेट पे कॉल करोगे, फर्स्ट रो सेट। उसके बाद आप कह लो इधर स्टार्ट कॉलम, ये आपके पास फर्स्ट कॉलम सेट आ जाएगा। उसके बाद आप कह लो एंड रो, एंड रो पे क्या होगा आपका लास्ट रो सेट, सॉरी ये मॉड्यूल्स हैं तो इसलिए ब्रैकेट्स भी आगे लगेंगे, पैरामीटर्स कोई नहीं लेकिन ब्रैकेट्स फिर भी लगते हैं। और इधर आपके पास आ जाएगा एंड कॉलम, लास्ट कॉलम सेट। ये 4 सेट करने के बाद अब आप चेक करोगे कि अगर आपके किसी भी एक की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब ये कि टच डिटेक्ट नहीं हुआ था, कि इफ
स्टार्ट रो इज इक्वल टू -1, देन हमारे पास क्या होगा, उसने क्या कहा था कि इसको सेंटर रो को -1 सेट कर देना है। स्टार्ट रो इज इक्वल टू -1, तो आप क्या करोगे, सेंटर रो को -1 कर दोगे, वरना एल्स पार्ट में क्या होगा, एल्स पार्ट में अब आपने क्या करना है, आपने सेंटर रो और सेंटर कॉलम कैलकुलेट करनी है। सेंटर रो क्या होगी, सेंटर रो होगी आपकी स्टार्ट रो प्लस एंड रो डिवाइडेड बाई 2, और ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा। और इसी तरह से आपका सेंटर कॉलम आ जाएगा इंट स्टार्ट कॉलम प्लस एंड कॉलम डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। इधर आपके पास आ जाएगा एंड इफ, और इधर आ जाएगा आपके पास एंड प्रोसीजर। इसमें कोई सवाल आपका? नहीं सर, बट सर इसमें वर्किंग तो मतलब ऑलमोस्ट वही है जो अभी हमने उसमें की थी। देखिए वो बिल्कुल सवाल तो वो एक ही तरह के थे ना, वो एक मैं बताता हूँ उसकी वजह, क्योंकि ये जो पेपर है, ये आपका पेपर है अक्टूबर नवंबर 21 का पेपर 2 2, जबकि ये आपका अक्टूबर नवंबर 21 का पेपर 2 1 है। तो बेसिकली पेपर हो एक टाइम पे रहे होते हैं, तो उस वजह से वो इतना फर्क नहीं पड़ता उनको इतने में आई सी। ना। अच्छा, बड़े जल्दी सवाल कर लिया आपने। अच्छा, तो ये तो हो गए। उसके बाद जो है कि कहते हैं पैलिंड्रोम और मिड फंक्शन वाला हमने कर लिया था। वो जो रिवर्स ऑर्डर में रेस कार वाला सवाल था वो मेरे ख्याल से कर लिया था हमने, और मिड फंक्शन सवाल भी कर लिया था। मुझे याद तो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? और किधर गया वो रेस कार वाला सवाल, ये वाला? हाँ हाँ, कर लिया था कर लिया था। इसके अलावा जो है कि कहते हैं ये जो मिड फंक्शन बनाया था हमने, किधर गया मिड फंक्शन, ये कर लिया था। उसके बाद जो है कि कहते हैं आपके पास क्वेश्चन हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, ये आपको होमवर्क है। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इसमें कि आप कितना अच्छा एग्जामिनर की बात को समझते हो। इसमें ये आपका होमवर्क होगा। अगर तो आपने इसका जवाब ठीक दे दिया, क्योंकि प्रोसीजर बहुत ही ईजी है, लेकिन स्टूडेंट से होता नहीं कि उसको एग्जामिनर की बात नहीं समझ आती। खैर, क्वेश्चन 12 15 और 16 एक जैसे हैं, लेकिन हम इनको बाहर डिस्कस करेंगे। हम आगे चलते हैं और इधर आ जा अगला क्वेश्चन आ गया था। अच्छा सर क्वेश्चन 13 करना है ना? जी, क्वेश्चन नंबर 13 करोगे आप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 में वो कहता है कि a program uses two 1D arrays of type integer. Array 1 contains 600 elements and array 2 contains 200 elements. Array 1 contains sample values read from a sensor. The sensor always takes 3 consecutive samples and all of these values are stored in array 1. आपके पास सेंसर से वैल्यूज रीड की जाती हैं, 3 कंसेक्टिव सैंपल रीड किए जाते हैं और तीनों को array 1 में स्टोर कर दिया जाता है। 600 एलिमेंट्स हैं उसमें। अब वो कहता है क्या करना है आपने कि प्रोसीजर समराइज क्या करेगा कि will calculate the average of the three consecutive values of array 1 and will write these to array 2. It will repeat for all values in array 1. The diagram shows a illustration of the process for the first 6 entries. पहली 3 एंट्रीज की इधर, अगली 3 एंट्रीज की इधर। तो इस तरह से जो है आपने इसको रीड करना होगा। तो कैसे किया जाएगा, इसको किया ये जाएगा कि इधर जो है इस्तेमाल आ जाएगा आपके स्टेप फंक्शन का। अगर आपको स्टेप का नहीं पता तो ये काम करना बहुत मुश्किल है। वैसे तो उसको करना भी मुमकिन है कि आप वाइल लगा लो। हाँ, वैसे वो स्टेप फंक्शन की भी कोई जरूरत नहीं है, पर तो इधर बड़ा इजी सा है। अच्छा, इधर आप लगाओगे प्रोसीजर समराइज।
प्रोसीजर समराइज में आप लोग सबसे पहले अपने पास इंडेक्स बी को आप सेट कर देते हो 1 पर। ये इंडेक्स एरे 2 की बात हो रही है, ठीक है। इंडेक्स बी को हमने सेट कर दिया 1 पर। फिर अब हम इंडेक्स ए के लिए लूप लगा लेते हैं, जो कि आपकी एरे नंबर 1 के लिए है। इंडेक्स ए के लिए लूप क्या लगाऊंगा मैं, इधर मैं वाइल लूप लगा लेता हूँ। इंडेक्स ए को भी फिर हम 1 सेट कर देते हैं ना। इंडेक्स ए को भी हमने सेट कर दिया 1 पर। वैसे स्टेप भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, यानी कि वाइल भी आप यूज़ कर लो, एक ही बात है। वाइल इंडेक्स ए इज लेस देन और इक्वल टू 600। क्या करना है आपने, आपने क्या करना है कि आप अपने पास वैल्यू वेरिएबल ले लेते हैं और तीनों की एवरेज कैलकुलेट करनी है आपने। कैसे करोगे आप, एरे 1 है ना जिसमें से एवरेज कैलकुलेट होनी है, तो इधर आ जाएगा आपके पास एरे 1, इसमें से आप लगाओगे इंडेक्स ए, उसके बाद इसमें ऐड क्या करोगे, एरे 1 इंडेक्स ए प्लस 1, और उसके बाद क्या करोगे, एरे 1 इंडेक्स ए प्लस 2। इससे आपके पास 3 वैल्यूज आ गई। ये 3 वैल्यूज ऐड अप हो गई तो इसको डिवाइड बाय 3 करके इसकी एवरेज भी बन जाएगी आपके पास। वैल्यू को साइन कर देते हैं वैल्यू डिवाइडेड बाय 3। तो ये अब वैल्यू में क्या स्टोर्ड है, एवरेज स्टोर्ड है। और उसके बाद इससे क्या कहा था कि इस पे क्या स्टोर करने हैं, इंटीजर एरे है। तो क्योंकि ये एवरेज इंटीजर में आई है, तो सिंपली आप क्या करोगे कि अपने पास एरे 2 इंडेक्स बी, इसको साइन क्या करोगे, इंट करके वैल्यू साइन कर दो। इसमें सर मुझे ये समझ नहीं आया, नेक्स्ट जो काउंट होगी तो उसमें जी तो लाइक मतलब यहाँ पे तो 1 2 और 3 हो रहा है, एरे 1 में हम सेलेक्ट कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट में तो 2 4 3 5 एंड 6 4 निकालना होगा। है, 4 5 6 निकालना है ना। 4 5 6 नहीं होगा, हाँ मैं ये कह रहा हूँ। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। 4 5 6 होगा क्यों नहीं होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि हम इंडेक्स को इंडेक्स प्लस 3 कर देंगे। क्या ख्याल है। हाँ, ये तो काफी इजी था। हाँ, ये यही बात है सिर्फ सोचने की, कि एग्जाम के प्रेशर में ये चीज़ दिमाग में नहीं आएगी कि अब ये हुआ तो ये 3 वैल्यूज रीड हो गई थी, तो उसके बाद आपने 1 2 थर्ड पे इंक्रीमेंट किया, फिर उसके बाद थर्ड वाले पे इंक्रीमेंट किया, इस वाले को 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो इंडेक्स, ये जो आपकी इंडेक्स ए थी, ये तो इंडेक्स ए प्लस 3 हो गई। जो इंडेक्स बी है आपकी, ये इंक्रीमेंट होगी बाय 1, क्योंकि ये तो एक 1 के हिसाब से चल रही है ना ये वाली, तो ये बाय 1 इंक्रीमेंट होगी। इधर आ जाएगा आपके पास एंड वाइल। अब इधर सिनेरियो क्या है कि दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको स्टेप फंक्शन इस्तेमाल कर सकते थे। अच्छा, अब जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगी तो जैसे ही 600 के ऊपर पहुंचेगी तो 600 के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगली दफ़ा जो वैल्यू आएगी वो 601 होगी, उस पर ये कंडीशन टर्मिनेट कर देगी। वैसे तो इक्वल टू 600 पे लगाने की सोचती है, ताकि अगर आप ज़्यादा सेफ हैंड रखना चाहते हो, लेस देन 600। 598 इंडेक्स वुड बी द लास्ट इंडेक्स जो चेक होगी, उसके बाद वाली चेक ही नहीं होगी, क्योंकि फिर वो 601 पे चली जाएगी इंक्रीमेंट होके। 1 से शुरू हुई थी ना, तो 601 पे आके कोड एंड हो जाएगा, क्योंकि 600 पर उसने रोक देना था। इससे आपने इसको ये किया। अब यही चीज़ है जो मैं कहता हूँ कि एग्जाम के दौरान दिमाग में नहीं आती। जिसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, जिसने ये चीज़ें 2 2 3 3 दफ़ा नहीं अटैम्प्ट की हुई, उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी। ठीक हो गया। इधर आपके पास एंड प्रोसीजर पे आ जाए। बट स्टेप फंक्शन से तो काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया ये कोड। आप स्टेप लगा लो ना, स्टेप की उस पर भी कुछ नहीं है, सिवाय ये कि आपको इंडेक्स, ये वाली इंडेक्स इंक्रीमेंट करने के बजाय ये वाली लाइंस नहीं आप लिखोगे। आप क्या करोगे, इंडेक्स ए के लिए आप लूप लगाओगे 1 to 598 स्टेप 3, बस। अब क्या होगा, इंडेक्स 1 के बाद वो स्टेप 3 करेगा, तो अगली दफ़ा कौन सी चेक हो रही होगी, 4 5 6। ये यानी यहाँ पे 4 होगी तो 4 + 1 5, और यहाँ पे 4 + 1 6। उससे अगली, इससे आगे स्टेप क्या करेगा ये, उसके बाद ये 4 5 6 7, फिर 7 पे आ जाएगा, फिर 7 8 9 चेक हो जाएगी। वही बात है, सिर्फ ये चीज़ अगेन वही बात है कि अगर आप पेपर में सोच रहे हो तो स्टेप 3 इस्तेमाल करना है, सारा काम है स्टेप 3 का। सही। 5 नंबर मुफ्त के, कुछ भी नहीं था। अच्छा,
उसके बाद वो कहता है क्वेश्चन नंबर 19 में, 7 नंबर का सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। A simple arithmetic expression is stored as a string in the format value 1 operator value 2. The operator character is one of the following plus minus multiply divide. ये मेरे ख्याल से 25 मई जून के पाइथन के पेपर में भी आया है ये, मतलब वो पेपर 4 जो होता है। अच्छा, इसे स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक वैल्यू 1 है, ऑपरेटर है वैल्यू 2 है, एंड ऑपरेटर कैरेक्टर इज वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल एक्सप्रेशंस आर गिवन। ये एक्सप्रेशन उन्होंने गिवन है। अब आप देख सकते हो कि एक्सप्रेशन में इशू किया है, ना ही वैल्यू 1 की वैल्यू लेंथ नोन है, ना इसकी लेंथ नोन है, ना इस टोटल की लेंथ नोन है। तो इस पे आप काम किस तरह से करेंगे वो देखने वाली बात है। द प्रोसीजर कैलकुलेट विल टेक एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एज अ स्ट्रिंग, evaluate the expression, output the result. Assume the string contains only numeric digits and a single operator character. Operator character के बाद जो है और कुछ नहीं होगा। Value 1 and value 2 represent integer values. Integers ही होंगे, decimals नहीं होंगे। Value 1 and value 2 are unsigned. वो अनसाइंड है जिसकी वजह से उसके ऊपर प्लस या माइनस साइन नहीं लगा होगा, उनको सिर्फ ऑपरेटर वाला प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही आएगा। अब ये जो चीज़ है ना, इसके अंदर करने जो है क्या कहते हैं, ये वैसे आसान है। इसमें तो मतलब हम पहले में ऑपरेटर ढूंढना होगा किधर है, और इफ या वो लगा के जी, और ऑपरेटर ढूंढने बाकी के बाद मतलब सिंपल नंबर हो के जाएगा। पार्ट्स करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप ऐसे होमवर्क करोगे। सही है। नहीं यार, कोई अच्छा वाला सवाल नहीं मुझे मिल रहा। अब ये असल में ये बहुत लंबे हैं, ये अभी मैंने कराने शुरू किए तो ये होने नहीं। किधर गया वो सवाल? क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आपसे बोलता है कि द फंक्शन रिप्लेस विल टेक 3 पैरामीटर्स, अ स्ट्रिंग with the original string, a character, an original character, a character, the new character. Form a string from the original string where all instances of the original character are replaced by the new character. Return the new string. आपके पास स्ट्रिंग अगर हो जिसमें इब्राहिम लिखा है फॉर एग्जांपल, वो ये कहता है कि इनमें से तमाम के तमाम जो आपके पास आई लिखे हुए हैं उनको आपने रिप्लेस कर देना है विद अंडरस्कोर फॉर एग्जांपल। वो इस तरह से आपको ये कहता है। अब इस केस में क्या होगा? अब इस कंडीशन में हमने करना क्या है कि इसे केस सेंसिटिव होने का तो जिक्र नहीं लिखा हुआ इन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि हमने केस को नहीं देखना, इसमें ये बात एज्यूम्ड होगी कि ये ठीक है। मतलब केस के लिए डिफरेंट होता है। अगर मैं आपको वैसे बताऊं कि ये और ये, अगर हम नेचुरल एजम्पशन लेना तो ये डिफरेंट करेक्टर्स एज्यूम करते हैं। अगर एग्जामिनर ने कहा हो कि द कोड इज केस सेंसिटिव, तो फिर इन दोनों को सेम कंसिडर करना होता है कि ये दोनों एक ही करेक्टर सेट के हिस्सा हैं, ये दोनों एज हैं, बस एक अपर केस एक लोअर केस। अगर नहीं है तो इसको सिरे से करेक्टर ही अलग एज्यूम किया जाएगा। ये क्वेश्चन में स्टेटेड हो गई ये बात। अगर एग्जामिनर कहे कि केस सेंसिटिव क्वेश्चन है जी, ये नहीं है। क्वेश्चन केस सेंसिटिव, अगर देखो उसमें बात है, इधर ऐसे नहीं कहा ना, इधर एक ऐसे नहीं कहा तो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए हमारे लिए डिफरेंट करेक्टर्स हैं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्योंकि केस के बारे में, तो सिरे से ये दो डिफरेंट करेक्टर्स हैं। अगर उसने कहा केस सेंसिटिव है तो फिर कंपैरिजन में हमने देखा है कैपिटल ए और स्मॉल ए को डिफरेंट ले रहे हैं, वरना हम उनको सेम ले रहे हैं। लेकिन इस कंडीशन में ये सिरे से करेक्टर ही डिफरेंट है, हमारा ताल्लुक वास्ता ही नहीं है कि ये दो करेक्टर्स किसी तरह से रिलेट करते हैं एक दूसरे को। कैपिटल ए एंड स्मॉल ए हमारे डिफरेंट होते हैं क्योंकि बैक एंड में इनकी एस की वैल्यूज भी डिफरेंट होती हैं। कैपिटल ए की एस की और होती है, स्मॉल ए की वैल्यू और होती है। मुझे आपको एस की पढ़ाई जाती है कि ए की वैल्यू 65 होती है, वो बेसिकली आपके पास कैपिटल ए की वैल्यू है, स्मॉल ए की डिफरेंट है। तो इस वजह से इधर हमारे पास कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से कैपिटल ए स्मॉल, हम सिरे से कैपिटल ए और स्मॉल ए को डिफरेंट करेक्टर्स ही देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है आपसे कि ये फंक्शन बनाएं, तो ये फंक्शन बड़ा सिंपल सा, अभी देख लो बन जाएगा। फंक्शन रिप्लेस, आपके पास पुराना एस टी आर आ जाएगा, ओल्ड एस टी आर, ये स्ट्रिंग है, उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपके पास करेक्टर 1 और करेक्टर 2 आ जाएंगे।
करेक्टर 2, ये दोनों करेक्टर हैं और इससे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस करेक्टर को, इस स्ट्रिंग को करेक्टर बाय करेक्टर उठाएंगे और फिर कंपेयर करेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे। अगर कंपैरिजन में ये है तो फिर इसको नया से स्वैप करके कॉन्केटिनेट कर दिया जाएगा, करेक्टर बाय करेक्टर नया स्ट्रिंग बनेगा इधर। कैसे बनेगा ये देखो, सबसे पहले जो है कि कहते हैं हम यहाँ पर अपने पास न्यू स्ट्रिंग को एक ब्लैंक स्ट्रिंग से शुरू कर देते हैं, न्यू str एक ब्लैंक स्ट्रिंग है। उसके बाद इधर लूप लगेगा फॉर इंडेक्स 1 to लेंथ ओल्ड str। क्या किया जाएगा इसके अंदर, आप यहाँ पर एक करेक्टर उठाओगे दिस करेक्टर में, दिस करेक्टर को उठाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे मिड ओल्ड str इंडेक्स 1। ये लाइन मैंने आपको बताई थी और इधर दोबारा बता रहा हूँ कि ये एक करेक्टर उठाना होता है ना जब आपने, तो हमेशा ये लाइन इस्तेमाल की जाती है, ओल्ड str इंडेक्स 1। तो ये उस इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से एक एक करेक्टर उठाता रहता है। अब इस एक करेक्टर को कंपेयर कर लेते हैं कि इफ दिस करेक्टर इज इक्वल टू करेक्टर 1, करेक्टर 1 क्या था हमारा, जिसको रिप्लेस करना है। अगर ये करेक्टर 1 के इक्वल है देन हमने क्या करना है, तब हम दिस करेक्टर को रिप्लेस कर देंगे, दिस करेक्टर करेक्टर 2 दे दिया इसको, ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू, वो हट गई। एंड इफ, अब चाहे चेंज हो चाहे ना हो, दिस करेक्टर ने न्यू करेक्टर न्यू str के साथ कॉन्केटिनेट होना है, न्यू str प्लस आपके पास आ जाता है दिस करेक्टर, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट इंडेक्स। इधर आप रिटर्न कर दोगे न्यू str, रिटर्न न्यू str, एंड यहाँ पर आ जाएगा एंड फंक्शन। सर ये एरे का क्वेश्चन कैसे है? एरेज एंड स्ट्रिंग हैंडलिंग टॉपिक का नाम है, दोनों चीज़ें आएंगी आपको। अच्छा अच्छा, वही तो बता रहा हूँ कि इतने सवाल आपको एरेज के नहीं आएंगे जितने सवाल आपको उस पर स्ट्रिंग्स के आएंगे, स्ट्रिंग के सवाल ज़्यादा पेपर में भी आते हैं। सर ऐसा ही हो। हाँ, अब उसकी वजह ये है कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि एरेज के पर सवाल दो ही किस्म के दे सकते हैं ना, वो आपको लीनियर सर्च देगा, बबल सॉर्ट देगा। इसमें वो ज़्यादा वैरायटी दे देता है, वो इस तरह की हरकतें दे देता है आपको, तो उस वजह से जो है ना ये। अच्छा, वैसे भी अभी कौन सा हमारा कंप्लीट हुआ है, अभी भी बहुत ज़्यादा रहते हैं ये हमें 1 से 2 क्लासें और चाहिए होंगी इसके लिए। खैर अब देखो इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रिंग हो AZAA, ठीक है, और वो कहता है कि Z करेक्टर को आपने रिप्लेस कर देना है A करेक्टर से। अब देखो क्या होगा, फॉर इंडेक्स 1 टू लेंथ ओल्ड स्ट्रिंग, लेंथ कितनी है 4, दिस करेक्टर मिड ओल्ड स्ट्रिंग इंडेक्स 1, इंडेक्स की पहले कौन सी वैल्यू चलेगी 1, ये करेक्टर उठाया जाएगा। इफ दिस करेक्टर इज इक्वल टू करेक्टर 1 क्या है Z, ये A की इक्वल नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, सिंपल न्यू str में जाके कॉन्केटिनेट हो जाएगा, न्यू str में आकर A लग गया। उसके बाद इंडेक्स इंक्रीमेंट करेगी बाय 1, मिड ओल्ड str इंडेक्स 1, सेकंड पोजीशन से एक करेक्टर उठा लिया गया। क्या ये करेक्टर 1 की इक्वल है, करेक्टर 1 Z के, तो क्या ये इक्वल है, यस ये इक्वल है। तो इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा दिस करेक्टर को किससे, करेक्टर 2 से, विच इज A। तो यहाँ पर दिस करेक्टर में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, उठा के इधर कॉन्केटिनेट कर दिया, फिर से A हो गया। थर्ड को उठाया जाएगा, क्या ये इसकी इक्वल है, नहीं है, डायरेक्टली आके कॉन्केटिनेट हो गया। एंड फोर्थ क्या इसकी इक्वल है, नहीं है, तो ये भी इधर आई कॉन्केटिनेट हो गया, और रिटर्न हो गया न्यू str, 4 दफ़ा एज आपके पास लगे हुए। ठीक हो गया यहाँ पे भी काम। सही सर। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23। A video conference program supports up to 6 users. Speech from each user is sampled and digitalized, converted from analog to digital. Digitized values are stored in array sample. क्या होता है कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में 6 लोग बैठे हुए हैं, वो 6 लोग बोल रहे हैं, उनके आवाज़ के सैंपल्स बनाए जा रहे हैं और वो सैंपल एरे में स्टोर हो जाते हैं। The array sample consists of 6 rows and 128 columns and is of type integer. Each row contains 128 digitalized sound samples from one user. 6 लोग हैं, हर यूजर के 128 सैंपल्स की वैल्यूज उस पर स्टोर्ड हैं 6 रोज में। अब वो कहता है द डिजिटलाइज्ड साउंड सैंपल्स फ्रॉम ईच यूजर आर टू बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस अ सिंगल वैल्यू which is stored in a 1D array integer of result type integer.
द प्रोसेस विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय प्रोसीजर मिक्स। प्रोसीजर मिक्स क्या करेगा, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ईच ऑफ द 6 साउंड सैंपल्स इन अ कॉलम। वो ये कहता है कि आपने, नहीं क्या सवाल है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ईच ऑफ द 6 साउंड सैंपल्स इन अ कॉलम। अच्छा, मतलब ये कि अपने एक कॉलम की सारी की एवरेज निकालनी है। इग्नोर साउंड सैंपल्स ऑफ 10 और लेस, जिनकी वैल्यू 10 से कम है तो उनको इग्नोर कर देना है। स्टोर द एवरेज वैल्यू इन द पोजीशन रिजल्ट, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट एरे पोजीशन में स्टोर कर देना है जो मैंने बताई थी, यानी कि 1 की वैल्यू जो है वहां पर भी 1 पे स्टोर होगी। रिपीट फॉर एवरी कॉलम इन द एरे सैंपल। इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या होगा। देखो इसकी एवरेज कैलकुलेट हुई 20, इसकी भी एवरेज कैलकुलेट हुई 20, क्यों, क्योंकि 3 और 4 इग्नोर हो गए थे, इधर भी 5 और ये इग्नोर हो गए थे, इन सब की एवरेज कैलकुलेट हुई 35। एंड करते करते सारों की वैल्यूज हमारे पास आ गई। आपके पास 6 रोज हैं, 128 कॉलम्स हैं, तो इधर जो है एक बंदे के सारे सैंपल्स हैं, इधर दूसरे बंदे के नहीं। ये क्या किया है इन्होंने, अच्छा उन्होंने उल्टी तरह एवरेज ली है, मुझे लगा एक बंदे की एवरेज लेनी है। अच्छा उन्होंने इस तरह से एवरेज ली है, यानी कि 128 सैंपल्स की एवरेज ली है। अच्छा तो फिर ये वन डी अरे भी 128 सैंपल्स की होगी ना फिर, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। समझ में आया ये कैसे करना है, कि ये बेसिकली ये अरे है, इसके पहले कॉलम्स की तमाम चीज़ों की एवरेज लेकर, पहले कॉलम से लेकर फर्स्ट से 6th रो तक लेकर एवरेज रिजल्ट अरे की पहले रो में स्टोर कर देनी है। दूसरे कॉलम की 1 से लेकर 6 तक दूसरे रो में इस वाली अरे की स्टोर कर देनी है। करते करते 128 के लिए भी ये कर देना है। जो वैल्यूज लेस देन 10 होंगी उनको इग्नोर कर देना है। समझ में आया सवाल? समझ में आ गया। अब इसके लिए ये सारी ऊपर वाली कहानी भी कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी, डायरेक्टली आप इधर भी कर सकते थे। अच्छा, राइट सूडो कोड फॉर द प्रोसीजर मिक्स, एज्यूम सैंपल एंड रिजल्ट आर ग्लोबल। वो ग्लोबल एरेज है, उनकी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड नहीं है इधर। तो इधर आपके पास आ जाएगा प्रोसीजर मिक्स, पैरामीटर में मिक्स क्या ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहा। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इधर हमारे पास लूप लग जाएगा फॉर दिस सैंपल 1 से लेकर 1 to 128। हम क्या करेंगे, हम अपने पास लगा लेते हैं इसने और क्या मांगा हुआ है। अच्छा, क्योंकि हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास काउंट और टोटल होना ज़रूरी है। काउंट को सेट कर देते हैं 0 पर, टोटल को सेट कर देते हैं 0 पर। अच्छा, और फिर उसके बाद हम लगा लेते हैं कि फॉर यूज़र 1 to 6। यूज़र ना भी लगाओ, आप सिंपली इसका नाम रो रख लो, वो इतना रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है। फॉर रो 1 to 6, फॉर रो 1 to 6। अब हम पहले कॉलम की एवरेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कि सिंपली आपने क्या करना है कि अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, इफ़ एरे का नाम था सैंपल रो कामा दिस सैंपल इज ग्रेटर देन 10। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, देन आपने क्या करना है, क्योंकि इसने कहा था कि 10 और लेस को इग्नोर कर देना, तो यानी ग्रेटर देन 10 वैल्यूज को सिर्फ डालना है। तो देन हम क्या करेंगे कि हम इसको काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे और टोटल में इसको ऐड कर देंगे। टोटल, टोटल प्लस आपके पास ये सैंपल रो कामा दिस सैंपल। ये ऐड करने के बाद आप इधर एंड इफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट रो। जब आपकी 6 रोज पूरी हो जाएंगी, जब आपने 6 रोज को चेक कर लिया, तो उसके बाद आपने इसकी वैल्यू उस रिजल्ट की उसी एरे इंडेक्स में स्टोर करनी थी ना। तो आप रिजल्ट एरे में इधर वही दिस सैंपल लगाएंगे। ये दिस सैंपल क्या है, ये बेसिकली कॉलम की वैल्यू है। दिस सैंपल इज बेसिकली द कॉलम वैल्यू। तो वही कॉलम वाली वैल्यू आपकी लग रही है यहाँ पर, ये कॉलम्स हैं, ये भी आपका कॉलम है। तो इधर भी आप वो कॉलम की वैल्यू के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं ना। ये देखो, ये कॉलम की वैल्यू के अकॉर्डिंग थे, 128 कॉलम्स हैं आपके। तो आपने इधर इसको साइन कर देनी है एवरेज। एवरेज इस तरह से कैलकुलेट होती है, टोटल ओवर काउंट। इंटीजर है तो इंटीजर एरे के लिए आपको करना पड़ेगा इंटीजर टोटल ओवर काउंट। ये स्टोर हो गई। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट दिस सैंपल।
और यहाँ पर आ गया आपके पास एंड प्रोसीजर। ठीक हो गया। ओहो, कोई कंसर्न इसके अंदर? नहीं सर, इजी था सर। मैं कह रहा था अच्छा, वो आपने रो डिक्लेयर नहीं करी इंटीजर। मैंने अभी तक कोई भी वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करे, आपने पहली दफ़ा देखा? ओ अच्छा अच्छा, तभी तभी। हाँ, आप किया करो, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे बेसिकली यहाँ पे वो इस पे लिखने में मेरी स्पीड थोड़ी स्लो होती है ना, वो जब आप पेन टाइप पे लिखते हो तो फिर वो बड़ा टाइम लग जाना कि मैं लिखने को बैठ गया, इस वजह से नहीं करता। लेकिन आपने करने होंगे इसलिए आपने आर्डर डालना। खैर, यहाँ तक मेरे ख्याल से